हेलो गाइस, हमारी अगली वीडियो तैयार है। नया चैनल है हमारा, देखना मत भूलना। पार्ट 2। इस इमेज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक आदमी को जेल हो गई, जानकर इन पर हंस पड़ोगे। असल में दोस्तों इस इमेज में कंप्यूटर स्क्रीन बंद है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक इंसान को कुछ सालों की जेल होने के साथ साथ उसे देश में भी बैन कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया में किसी भी बंद स्क्रीन की टीवी मॉनिटर की फोटो क्लिक करना इलीगल माना जाता है। क्योंकि इन महाशय का ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो दुनिया के सामने ये रिप्रेजेंट होगा कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। देखो भाई, प्रॉब्लम लाइट की कमी की नहीं है, इनके सर में दिमाग की है। खैर आपको क्या लगता है, एक मजेदार कॉमेंट जरूर लिखना। आखिर इस इमेज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत की सीमा कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना, और इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक जबरदस्त जवानों की फौज हमेशा इस बॉर्डर पर तैनात रहती है, जिसे हम सब गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। जब कभी भी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक सिपाहियों की बात की जाती है तो भारत की इंडियन आर्मी सबसे पहले नंबर पर आती है, क्योंकि इनकी जाबाजी और इनके कौशल के किसे पूरी दुनिया को पता है। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही देश के दुश्मन उल्टे पांव भागने लगते हैं। भारत अपनी सरहद की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी की एक विशेष टुकड़ी तैयार करता है, जिसे हम गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। गोरखा सैनिकों का सबसे खास हथियार होता है इनकी खोखरी। कहा जाता है कि अगर ये एक बार म्यान से बाहर निकल जाए तो खून से रंगे बिना वापस म्यान में नहीं जाती है, फिर चाहे खून अपना हो या दुश्मन का। कैसे भी सिचुएशन, कैसा भी मौसम और कैसा भी इलाका हो, ये जाबाज सिपाही हर पल अपने देश की सरहद पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं। इनकी एक खास बात और है, जब कभी इनकी ड्यूटी जंगल में होती है तो भूख लगने पर ये किसी भी जहरीले जीव जैसे कि केकड़े और सांपों तक को खा जाते हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत की सीमा कुछ ऐसी है कि एक तरफ आप भी हमारी वीडियो को लाइक करना। 18 अक्टूबर 2004 को टीवी पर एक खबर आती है कि वीरप्पन मारा गया, लेकिन 40 साल तक जिस वीरप्पन की दहशत की कहानियां सुन सुनकर 2 पीढ़ियां बड़ी हुई थी, वो वीरप्पन की मौत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इस वीरप्पन तक जंगल में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, उस तक पुलिस की गोली कैसे पहुंच गई। दरअसल एचटीएफ के चीफ विजय कुमार ने अपने कुछ आदमियों को वीरप्पन की गैंग में शामिल कर दिया था। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पहचान पाया कि उसकी गैंग में विजय कुमार के लोग शामिल हो गए। वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने शहर जा रहा था, उसी के लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे ही उसकी एम्बुलेंस जंगल से बाहर निकलती है, पुलिस उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। 1 मिनट में 350 राउंड उस पर फायर किए जाते हैं और वीरप्पन मारा जाता है। अभी कहते हैं मुनाफिक दोस्तों से लाख भला है खुला दुश्मन, गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। अगर आप जानना चाहते हैं वीरप्पन की लव स्टोरी के बारे में तो कमेंट में जरूर लिखें। महादेव जिनका ना कोई अंत और ना ही आरंभ, और कैलाश पर्वत जहाँ कहते हैं आज भी महादेव वहाँ पर रहते हैं। कहा जाता है आज तक सिर्फ एक ही इंसान जा पाया है, जिनका नाम था मिलारेप्पा, जो एक बौद्ध योगी थे, लेकिन उन्होंने कैलाश के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों ने कई तरह से कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। कहते हैं कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है, जहाँ पर 200 दिशाएं आपस में मिलती हैं। ओम और डमरू की आवाजें भी सुनाई देती हैं। माना जाता है कि वहाँ पर अलौकिक शक्ति का वास है। रहस्यमय सरोवर भी मौजूद है। टाइम भी वहाँ बहुत जल्दी बीत जाता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई लगभग 2200 मीटर कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर 7000 से भी ज्यादा लोगों ने चढ़ाई की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सका। महादेव जी काम की बात बताता हूँ। आप मॉल्स में या किसी दुकान में जब शॉपिंग करने जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ कैरी बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है। फिर जब आप चीजें खरीद लेते हैं तो उन चीजों को घर तक ले जाने के लिए आपको कैरी बैग की जरूरत पड़ती है। अब आपको मजबूरी में कैरी बैग्स लेना पड़ता है, जिसका प्राइस कुछ 5 से 10 रुपए होता है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर उस प्लास्टिक बैग पे उस कंपनी या उस शॉप का नाम या लोगो प्रिंटेड है तो वो आपसे उन कैरी बैग्स के पैसे नहीं ले सकते। और ऐसा ही एक केस हैदरनगर में रहने वाले अक्षय कुमार नाम के एक आदमी के साथ हुआ था, जब डीमार्ट वालों ने अक्षय से 3.5 रुपए कैरी बैग के लिए मांगा और अक्षय कुमार ने डीमार्ट पे केस कर दिया और डीमार्ट वालों को अक्षय कुमार को 1000 रुपए कंपेंसेशन के साथ उनका 3.5 रुपए वापस करना पड़ा। गाइस आपको ये बात पहले पता थी या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। काम की बात बताता हूँ। आज देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ये क्या, एक नमकदानी? हाँ, मैं एक मैजिकल नमकदानी हूँ। तू इससे जिस पे भी छिड़केगा वो बन जाएगी जो तू चाहेगा। जो चीज चाहूँ वो बना सकता हूँ।
क्या बनाऊं? इस लकड़ी को बाइक में बदल दे। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है। इसमें से एक ऑप्शन चूज कर। एक ऑप्शन चूज करूं? अबे जल्दी चूज कर। ये बाइक कहाँ गई मेरी? अब ये बाइक उसकी जो तेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज देखते हैं मुझे क्या मिलता है। आपको भी करना है। इस बंदे ने कैसे दिमाग लगाकर पूरे चांद पर कब्जा कर लिया। और अब तो ये भाई सब हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी कब्जा करने का सोच रहे हैं। पर कैसे? तो देखो, धरती पर तो ये समझ आता है कि ये मेरा देश है, ये फैक्ट टू फैक्ट का है। बट स्पेस में ऐसा थोड़ा ना है। इसलिए जिस कंट्री को मन करे वो बोल दे कि मार्स प्लैनेट मेरे देश का है। इसलिए ऐसा ना हो। इसलिए 1967 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्री ने साइन किया था। और उसमें मेनली यही लिखा था कि कोई भी देश स्पेस के किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकता। और उसमें किसी इंडिविजुअल आदमी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। उसके बाद क्या, इस भाई साहब के दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिख दिया कि चांद का ओनर मैं हूँ। और जब उधर से कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं आया तो ये और इनका बेटा मिलकर चांद पर प्रॉपर्टी बेचने लगे। मतलब आप ये सुनते हो ना, किसने चांद पर जमीन खरीद लिया, तो यही वो भाई साहब है जो चांद पर जमीन बेचते हैं। और फनी बात यह है कि लोग इनको चांद का ओनर मानकर इनसे जमीन खरीदते भी है। बट यूएन अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अगर इन फ्यूचर इनको चांद का ओनर अप्रूव। वैसे तो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोग ऐसा मानते हैं कि रामायण और भगवान राम से जुड़े हुए कई चिन्ह और सबूत आज श्रीलंका में मौजूद है। नवरात्र पूरा होने के बाद आज दशहरा मनाया जाता है। प्राचीन मान्यता है कि नवरात्र के 10वें दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। लेकिन रावण के शव का क्या हुआ होगा, अब तक एक रहस्य बना हुआ है। रिसर्च में कहा गया कि श्रीलंका में रेगला के जंगलों में एक चट्टान नुमा पहाड़ी है। इस पहाड़ी में एक गुफा है और गुफा में रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा गया है। यह शोध श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और पर्यटन विभाग ने मिलकर की थी। शोध में दावा किया गया इसी गुफा में जाकर रावण तपस्या किया करता था। रेगला पहाड़ी से 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां रावण का शव रखा गया है। और ऐसे और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। आपको करना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त और भगवान शिव के भक्त में आपस में लड़ाई हो गई। दोनों अपने अपने भगवान को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। अब दोनों ने फैसला किया कि दोनों अपने अपने भगवान का आह्वान करेंगे और जिसके भगवान सबसे पहले आ जाएंगे वही भगवान सबसे बड़े माने जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान के भक्त ने हाथ जोड़े और कहा कि हे भगवान द्वारकाधीश, कृपया मेरी मदद को यहाँ पर आइए। महादेव के भक्त ने कहा कि हे शमशान के वासी शिव, मैं आपको पुकार रहा हूँ, ये आपकी भी परीक्षा की घड़ी है। दोनों ने अपने अपने भगवान को आह्वान दिए और थोड़ी ही देर हुई थी कि भगवान शिव वहाँ पे आ गए और उसके थोड़ी सी देर बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आ गए। कृष्ण भक्त ने बोला कि आप लेट क्यों आए? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तूने क्या बोल के पुकारा था? तूने कहा था कि द्वारिकाधीश मेरी मदद को आई है, इसीलिए पहले मैं द्वारिका गया, उसके बाद मैं तेरे पास आया। और वहीं महादेव के भक्त ने कहा था कि हे शमशान के वासी मेरी मदद को आई है। द्वारिका तो एक ही है लेकिन शमशान तो जगह जगह होते हैं। महादेव यहीं किसी पास के शमशान से आ गए। इतना कहने के बाद दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त और भगवान शिव के भक्त में आपस में लड़ाई हो गई। दोनों अपने अपने भगवान को। बस इतनी वीडियो पार्ट 3 देखने के लिए आपको करना है वो जो मैंने कहा था। पार्ट 3 पार्ट 1 भी देखना मत भूलना। बाय।